लेकिन अब बात करते हैं थोड़े मार्केट की लॉन्ग टर्म की। आज हमारे साथ वाइटओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया जुड़ गए हैं। जैसा मैं कह रहा था, वाइटओक इस समय इंडिया के सबसे बड़े मनी मैनेजर्स में से एक हैं और काफ़ी कम समय में एक अच्छा नाम इन्होंने कमाया है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में इस समय, इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई इसके काफ़ी करीब। बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई लगा भी चुका है। मिड कैप मार्केट जहां पर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस थी पिछले एक साल में, वहां पर पिछले एक महीने में शानदार कैचअप। इस समय मार्केट को लेकर आपका मूड किस तरीके से, क्या इन लेवल्स पर फ्रेश पैसा लगाएंगे? तो अनुज जी, एक्चुअली अगर आप देखें तो पिछले मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 1.5 साल में हमने देखा है कि मार्केट में कोई एक तरीके से आप देखें तो डायरेक्शन नहीं था। काफी ऊंच नीच, काफी करेक्शन, और ज्यादातर ये सारे के सारे जो ऊंच नीच, हेडविंड्स, वॉलेटिलिटी जो भी हम बोलते हैं, ये बाहर के माहौल को लेकर के थे। आप इमर्जिंग मार्केट की सेलिंग को देख लीजिए, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स को देख लीजिए, या वॉर, कमोडिटी प्राइसेस। तो देखने वाली बात यह है कि मार्केट फिर से न्यू हाइस की तरफ जा रहा है, बट एट द सेम टाइम इस बार जब मार्केट न्यू हाइस की तरफ जा रहा है तब काफी सारे मैक्रोज जो हैं वो पिछले साल की तरह इतने खराब नहीं लग रहे हैं। तो एक ये है कि हमारे फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है, फंडामेंटल्स अभी भी बरकरार है। और उस तरफ अगर आप देखें तो काफी सारी मैक्रो हेडविंड्स जो हैं वो रिसीड हो रही है या अपने आप को सुलझा रही है। तो संक्षिप्त में मैं ये कहूंगा कि यहाँ से भी अगर किसी का, मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं बट अगर 2 साल 3 साल का भी अगर किसी का पर्सपेक्टिव है और तो डेफिनेटली इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट रेकमेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हम किसी एक बड़े जानकार से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला जब आपके हाथ में पैसा हो तब एक अच्छा मौका होता है निवेश करने का। तो आशीष जी, अज्यूमिंग किसी के हाथ में एक अच्छा खासा बोनस लगा हो या फिर उनकी तनख्वाह बढ़ गई हो, ये बताइए इक्विटी में इस समय आप कितना पैसा पार्क करेंगे? और मैं इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि पिछले महीने ही आपने एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया जहां पर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि इस तरह के मार्केट में इक्विटी, डेट और कुछ सोने चांदी में भी पैसे लगाने के मौके दिख रहे हैं। लेकिन एसेट क्लास में सबसे ज्यादा निवेश क्या इक्विटी में ही लगाएंगे इन लेवल्स पर, या फिर जिस तरह से दरें हैं इस समय उसका फायदा पहले उठाया जाए? तो हर्षदा जी, एक्चुअली मार्केट में जब भी ब्याज दर का साइकिल चेंज होता है, जिसको हम इंटरेस्ट रेट साइकिल बोलते हैं, तो पिछले 1.5 साल से हम देख रहे थे कि इंडिया के पोस्ट कोविड का अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें और साथ ही साथ हम लोग अमेरिका में महंगाई के दर और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, तो इंडिया में कुल मिला के इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डोमेस्टिक रीजंस एज वेल एज अमेरिका के और हमारे मैक्रो रीजंस की वजह से ब्याज दर बढ़ रहे थे। आपका सवाल इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल जब चेंज होता है तो हमेशा एक 6-12 महीने का ऐसा एक पीरियड आता है जहाँ पे फिक्स्ड इनकम और इक्विटी दोनों में ही गेन्स होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहला जो आपने सवाल पूछा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अमेरिका में अभी भी रेट हाइक हो गए नहीं हो गए, उनकी इकोनॉमी में हार्ड लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, कब फेड का एक्चुअली रुख बदलेगा, कब उनकी लैंग्वेज बदलेगी, ये सब अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए सस्पेंस रह सकता है। बट कुल मिला के मैं ये बोलूंगा कि अगला 1 साल 9 to 12 मंथ्स अगला ऐसा है कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट साइकिल बाहर का चेंज हो रहा है, साथ ही इंडिया में भी थोड़े इंटरेस्ट रेट सॉफ्टनिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फिक्स्ड इनकम और इक्विटी ऐसा पॉसिबल है कि अगले 9-12 महीने में दोनों में ही अबव एवरेज रिटर्न बन सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का आपने सवाल पूछा, तो मैं ये बोलूंगा कि जनरली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि फिक्स्ड इनकम में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 7%, 8%, उसके बाद टैक्स, तो काफी सारे कंसिडरेशंस होते हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में। लेकिन मल्टीपल एसेट एलोकेशन फंड हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो डेट, इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी, गोल्ड, ये सब एसेट क्लासेस का एक मिश्रण करते हैं केमिस्ट्री की तरह। इसके लिए कि वही सारे एसेट क्लासेस मिक्स करने से वॉलेटिलिटी को भी कंट्रोल किया जाए और साथ ही साथ इक्विटी लेवल का नहीं बट कम से कम एक हाइब्रिड फंड का रिटर्न इसमें क्रिएट किया जा सके। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक्चुअली एक फिक्स्ड इनकम के लिए ऑल्टरनेटिव या फिक्स्ड इनकम के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पे हमने क्रिएट किया। लेकिन जो आपका इक्विटी को लेकर के सवाल था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अगर जैसा आपने बताया किसी का बोनस है या किसी को भी निवेश करना है तो अगले 2-3 महीने में पैसा लिक्विड में रखिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर 2-3 महीने में
आप 6-7 ट्रांचेस में इक्विटी में डिप्लॉय कर दीजिए, और अगर आप 2-3 साल भी पेशेंस रख सकते हैं तो अच्छा रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है। ओके आशीष जी, तो इस समय एक्विटीज में आप किन थीम्स पर पैसा लगा रहे हैं? इस समय आपकी प्रेफर्ड थीम्स क्या हैं? तो अनुज जी, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो टिपिकली हम लोग सेक्टोरल इन्वेस्टर नहीं बताएंगे अपने आप को। हम हर सेक्टर में और हर मार्केट कैप में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। और किसी भी समय पे अगर आप देखें तो जैसे BSE 500 को इंडेक्स को अगर आप देखें तो उसमें 20% 21% स्मॉल एंड मिड कैप है। हमारे पोर्टफोलियो में हमको लगता है कि अल्फा पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है स्मॉल एंड मिड कैप में, इसलिए करीब करीब 40-45% स्मॉल एंड मिड कैप रहता है ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर सेक्टर्स की बात करें तो कहाँ पे ओवरवेट है उससे डेफिनेटली पता किया जा सकता है कि एनालिस्ट जो है या फंड मैनेजर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आइडियाज या आउट परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी कहाँ नजर आ रही है। तो उसमें 3-4 चीजें हैं। अगर हम BSE 500 के मुकाबले देखें तो ओवरवेट जो है वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में है, दूसरा फार्मास्यूटिकल में है, तीसरा अगर मैं कहूँ तो इंडस्ट्रियल और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स और ये सब सेक्टर्स में है पिछले 1 साल से, और चौथा अगर मैं कहूँ तो फाइनेंशियल्स में सभी समझते हैं कि अल्टीमेटली क्रेडिट ऑपटेक बढ़ रहा है, इकोनॉमिक साइकिल चेंज हो रहा है। तो बैंक्स में तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बैंक्स के अलावा भी अगर मैं जैसे पहले भी बात की है कैपिटल मार्केट कंपनीज है जिसको हम बोलते हैं नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स, तो उसमें भी मैं कहूँगा कि ओवरवेट है। तो ये 3 या 4 सेक्टर्स हैं जिसमें ज्यादा वेटेज है इंडेक्स के मुकाबले, बट अदरवाइज पोर्टफोलियो काफी ब्रॉड और डाइवर्स है। पोर्टफोलियो में क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में भी स्पेशली निजी प्लेयर्स में आपका एलोकेशन खासा है क्या आशीष जी? क्योंकि आज का ही डेटा पॉइंट हम देख रहे थे और जिस तरह का परफॉर्मेंस SBI लाइफ HDFC लाइफ का रहा है वो सराहनीय रहा है। LIC जहां मार्केट शेयर लूज कर रहा है, SBI लाइफ के हाथ में ज्यादा हिस्सा उनके मार्केट शेयर का आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर स्टॉक स्पेसिफिकली आई एम नॉट श्योर आप कमेंट करेंगे या नहीं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एज अ पॉकेट में कितनी विजिबिलिटी है बेहतर अर्निंग्स की और उससे बेहतर रिटर्न की? तो हर्षदा जी, जब मैं अनुज जी को जवाब दे रहा था मैंने बोला कि जैसे बैंक्स के अलावा जिसको हम बोलते हैं नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल, तो उससे मेरा मतलब काफी हद तक अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज और कैपिटल मार्केट कंपनीज से लेकर ही था। और ये बात जरूर है कि अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज देखें या इंश्योरेंस कंपनीज भी देखें, क्योंकि पिछले 10 साल में ही मार्केट दोनों ही सेक्टर्स का अगर आप देखें, और जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस का बोला, तो ये जो सेक्टर्स है इसमें मेरे ख्याल में पिछले 10 साल में 10x ग्रोथ हुआ है प्रीमियम कलेक्शन में या मार्केट साइज या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में। तो इतनी जब एक्सप्लोसिव ग्रोथ होती है और आगे भी विजिबिलिटी इतनी ही एक्सप्लोसिव विजिबिलिटी है सेक्टोरल ग्रोथ की, तो ये बात सही है कि रेगुलेटर्स जो हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो हैं वो सेक्टर को रेगुलेट करेंगे। उसमें अगर कोई इम्परफेक्शन है या जैसे कोई आर्बिट्राज है टैक्स वगैरह को लेकर के, यहाँ पे रेवेन्यू लीकेज है, तो ये सारी चीजें अलाइनमेंट का जो काम है ये तो बीच बीच में होता ही रहेगा। लेकिन इससे जो लंबे अरसे की विजिबिलिटी है ग्रोथ की, वो मुझे नहीं लगता है कि डिसलॉज हो जाती है या चेंज हो जाती है। तो माहौल जैसे कोविड की वजह से हेडविंडेड था, फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, अब जाकर के आपको दिख रहा है फिर से कुछ रेगुलेटरी या टैक्सेशन रिलेटेड चैलेंजेस आए हैं। तो ये हेडविंड्स और टेलविंड्स लगे रहते हैं, लेकिन लंबे अरसे में अगर आपको फाइनेंशियल्स का अगर हम एक्सपोजर रखते हैं तो ये समय आ गया है कि केवल फाइनेंशियल्स में बैंक्स को ही ना देखें, और जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स है, जिससे मेरा मतलब है इंश्योरेंस जैसा आपने जिक्र किया, या एसेट मैनेजमेंट है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरमीडियरीज है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ब्रोकिंग कंपनीज हैं, डिपॉजिटरीज, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, तो ये बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है और इसका शायद अभी BSE 500 या इंडाइसेस में इतना बड़ा वेटेज नहीं है, लेकिन आगे जाकर के इसका वेटेज भी बढ़ेगा और ये मार्केट साइजेस भी काफी बढ़ेंगे। तो शॉर्ट टर्म टेलविंड या हेडविंड से इसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगा कन्विक्शन। ओके अच्छा आशीष जी, एक बात बताइए, ये इस समय इंडियन IT को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि हमने एक डाइवर्जेंस देखी है बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप्स। हालांकि अब लार्ज कैप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं रैली में, लेकिन मिड कैप IT में तो शानदार रैली रही है। यहाँ पर आपकी पोजीशंस हैं क्या और किस तरीके का व्यू है आपका? तो अनुज सर, एक्चुअली थोड़े समय पहले जैसे हमने बात की थी इसके ऊपर, हम लोगों ने इनफैक्ट जो भी हमारी टीम है, या अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, तो आप पाएंगे कि कंसिस्टेंटली IT इक्वल वेट या स्लाइटली ओवरवेट रहा है। और अगर आप इंडेक्स के मुकाबले देखें, BSE 500 के मुकाबले देखें, तो आपको मिलेगा कि
जैसे इंडेक्स में ज्यादा चर्चा बड़ी कंपनीज की होती है, लेकिन हमारा ज्यादा एक्सपोजर मिड कैप कंपनीज में रहा है। और जनवरी फरवरी में हमारी टीम ने थोड़ा बहुत एक्सपोजर बढ़ाया भी। तो मिड कैप आईटी को लेकर के, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक हर कंपनी का अपना अलग बिजनेस है, अलग अलग सेगमेंट्स में है, और इसमें अगर आप इनकी कमेंट्री सुने, एक्चुअल रिपोर्टेड परफॉर्मेंस भी देखें, तो इतनी भारी कोई क्षति नहीं पहुंची है। ऑफ कोर्स लार्ज कंपनीज ने अपने रेवेन्यू प्रोजेक्शंस में, हेडलाइन ग्रोथ में थोड़ा कॉशन दिखाया है, वो सही बात है, लेकिन मिड कैप कंपनीज का ज्यादा सस्टेनेबल रहा है परफॉर्मेंस। और अगर हम हमारा पोर्टफोलियो देखें तो मिड कैप की और ये आज की बात नहीं है, पिछले 3 या 4 साल से ऐसा रहा है कि मिड कैप आईटी में ज्यादा एक्सपोजर रहा है कंसिस्टेंटली। तो मिड कैप आईटी में दरअसल अच्छा खासा निवेश अब बना है और उसके रिटर्न्स अब आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, एक क्योंकि आप मिड कैप पर फोकस्ड है टेक्नोलॉजी को लेकर, क्या आप मिड कैप डिफेंस कंपनियों में भी पोजीशन रखते हैं आशीष जी? क्योंकि ये एक स्पेस है जहां पर कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट मिक्स को काफी रिफाइन किया है और इन सब की ऑर्डर बुक दरअसल पिछले 5 सालों की तुलना में काफी बेहतर हो गई है और ज्यादा विजिबिलिटी रखती है अब। जी, ये जैसा मैंने एक ब्रॉड तरीके से बताया इंडस्ट्रियल और केपेक्स रिलेटेड, बट डेफिनेटली इसके अंदर एक सब सेक्टर रहेगा डिफेंस का। और पिछले 1 साल में इसमें एक्सपोजर हमारा रहा भी है और काफी नई कंपनियां भी इसमें लिस्ट हुई है। उसमें भी सिलेक्टिवली हमारी टीम ने न केवल आईपीओज में या पोस्ट आईपीओ कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट किया भी है, और इससे पिछले 1 साल में हमारे निवेशकों को रिवॉर्ड भी मिला है। अगर आप देखें 2022 का शुरुआती जो समय था, उसमें एक भारी सेक्टर रोटेशन हुई कमोडिटीज और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर के। तो पहले 6 महीनों में, क्योंकि हाई गवर्नेंस, स्मॉल एंड मिड कैप, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, ये सब चीजों पे ध्यान था। तो 2022 के पहले 4-5 महीनों में काफी हेडविंडेड एनवायरनमेंट रहा और इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी हुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप पिछला 1 साल देखें, मई 22 से लेकर के मई 23 तक अगर आप देखें, तो इंडस्ट्रियल्स का एक बड़ा योगदान रहा है। और इसमें जैसे डिफेंस सेक्टर की कंपनीज भी हैं, इनका काफी एक बड़ा योगदान रहा है हमारे परफॉर्मेंस में अल्फा लाने पे। ओके, ये टू व्हीलर स्पेस में बहुत बड़ी रैली यहाँ पर, क्या स्टॉक्स में अब थोड़ा एक, जैसे टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स हैं आशीष जी, क्या एक मिनी बबल लग रहा है या फिर मार्केट कुछ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है जो शायद इस समय हम नहीं देख पा रहे होता? क्योंकि जिस तरीके की रैली हुई है इन स्टॉक्स में, बहुत ही स्टनिंग। तो अनुज सर, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा मैं टेक्निकल की तरफ नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2022 का, जैसे पिछले सवाल में भी मैं बता रहा था, 2022 के पहले 6-7 महीनों में एक भारी सेक्टर रोटेशन हुआ मार्केट में। तो कुछ तो है वो, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मार्केट में या इंडेक्स में या स्टॉक परफॉर्मेंस में काफी कारणों की वजह से रोटेशन होता है, और फिर जब वो रोटेशन को लेकर के मैक्रोस चेंज हो जाते हैं, तो एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन या रीएलोकेशन भी हो सकता है। और उसमें जो सेगमेंट्स बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो गए, उसमें फिर से आपको रोटेशन देखने को भी मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मलाइजेशन है जहाँ पे अंडर वैल्यूएशन हो गई थी वहां पे, बट इसको ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर में दूसरे चैलेंजेस भी हैं। जैसे अगर आप 4 व्हीलर्स देखें या इवन 2 व्हीलर्स आप देखें, तो पहले के विनर्स कौन थे, आगे विनर्स कौन रहेंगे, इसमें हर 6-12 महीने में एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो रहे हैं। तो कॉशन रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक और क्षेत्र जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी वो है रियल एस्टेट कंपनियां। कंसिडरिंग आप पहले ऑफ कोर्स ब्याज दरों की साइकिल की बात कर रहे थे, अब एक चीज हमने देखी, बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद रियल्टी कंपनियों में ऑल टाइम हाईस पर ट्रेड बनता दिखाई दिया। अब दरों में एक पॉज आया है, यानी कि इन लेवल्स पर कुछ समय के लिए टिकी रहेंगी। क्या अब मौका है इन स्टॉक्स में और तेजी आने का, या फिर वैल्यूएशंस महंगे लगे? अच्छा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट जो है 2010 से लेकर के 2021 तक ये एक हेटेड सेक्टर हो गया। और पिछले साल जैसे हम बोलते थे डिजिटल कंपनीज के बारे में, मीम्स बनने लगे, या डिजिटल कंपनीज जो एक हेटेड सेक्टर था, मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट उस तरीके का एक हेटेड सेक्टर रहा पिछले 10-12 सालों तक। तो और रियल एस्टेट में और एक चीज ये भी है कि केवल ब्याज दर नहीं,
ये भी मैटर करता है कि जब बहुत समय बाद दाम बढ़ने लगते हैं तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट इस तरीके का चीज होता है। तो आप देखिए, अगर एक्चुअली रियल एस्टेट की जो अपटेक है या जो सेल्स है या जो डिमांड है, उसमें पिछले 1.5 साल में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से कोई बहुत ज्यादा क्षति नहीं आई। तो संक्षेप में ये कहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी समय के बाद सेक्टर में फंडामेंटली टेलविंड्स आए हैं, तो थोड़े समय तक बरकरार रहने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, चलिए, तो ये इस समय बात होगी मार्केट की। आशीष जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और ये सारी बात रखने के लिए।